हेलो बड़े भाई, स्वागत है आप लोगों का आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज हम लेके फिर हाजिर है आपके लिए बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट और विद फुल डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बड़े भाई एनटीपीसी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एनटीपीसी कल जो है आंसर की बड़े भाई आ गया, बहुत सारे बड़े भाई आंसर की देख लिए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि एनटीपीसी में मेरा सिलेक्शन हो तो आप जो है बड़े भाई, अगर जनरल है 60 के आसपास नंबर आ रहा है, अगर ओबीसी 55 प्लस के आसपास नंबर आ रहा है तो 100% आप जो है 72 के लिए एकदम तैयारी में भिड़ जाइए मेरे भाई। अगर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी में 100% मेरे भाई भिड़ जाइए। रिजल्ट आएगा ही आएगा इतना नंबर अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। इसलिए किसी का 60-70 का है इतना कटअप जाएगा उस सब भरमाने में नहीं रहिए। अगर आप 55 प्लस ओबीसी में आ रहा है, जनरल में 60 प्लस के आसपास आ रहा है, रो मार्क्स की बात करें, रो मार्क्स आ रहा है तो 100% 72 के तैयारी में भिड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए हमने कटअप के लिए एक वीडियो भी जारी किया है, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं डिस्कशन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि चूहे मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं। चूहा मारने के लिए कहता है किसका उपयोग करते हैं मेरे भाई। तो देखिए, तो चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए तो देखिए, चूहा मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिंक फॉस्फाइड या जिंक फॉस्फेट, ठीक है। तो कह रहा है कि चूहे मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग जो है चूहा मारने के लिए कहा जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। कहता है प्लेगरा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी के कारण होता है। अगर आपके शरीर में लगातार नियासिन की कमी हो जाए तो आप जो है प्लेगरा रोग से ग्रसित हो जाइएगा। किस रोग से ग्रसित हो जाइएगा? प्लेगरा रोग से, यानी लगातार नियासिन की कमी हो जाए तो आप जो है प्लेगरा रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। लिखिए, बात करते हैं विटामिन ए का। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, नोट कीजिएगा। और इसके कमी से आप में जो है कौन सा रोग हुआ? एक रतौंधी और दूसरा जो है जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। बात करें विटामिन बी1 का नाम, तो बी1 का थायमिन है, उसे बड़ी रोग होता है। विटामिन अगर बी2 की बात करें तो राइबोफ्लोविन है। क्या है? राइबोफ्लोविन होता है। बात करें विटामिन बी12 का, तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन बी12 का नाम होता है। विटामिन सी का नाम नोट कीजिए, सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसे मसूड़ों में सूजन हो गया या मसूड़ों से खून आना जो विटामिन सी की कमी से कारण होता है। विटामिन डी का लिखिए कैल्सिट्रॉल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है मेरे भाई? रिकेट्स बीमारी होती है, खासकर किसमें? बच्चों में होता है, ठीक है। ई विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन शक्ति क्या होता है? कमजोर हो जाता है। बात करें के का, तो के का होता है फिलोक्यूबिनोन होता है, रासायनिक नाम विटामिन के का। और के की कमी से क्या होता है मेरे भाई? नोट कीजिएगा, के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो था विटामिन से संबंधित रोग। सारे पॉइंट को मेरे भाई नोट कर लीजिएगा। चलिए, कहता है ब्लड बैंक, ब्लड कैंसर को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो देखिए, ब्लड कैंसर क्या होता है? ब्लड कैंसर में क्या होता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ब्लड और अस्थि मज्जा का कैंसर होता है और इस बीमारी में आरबीसी की संख्या बहुत काफी जो है कम जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। इसमें आरबीसी की संख्या क्या होती है? आरबीसी की संख्या कम जाती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिका बढ़ जाते हैं। तो पूछेगा कि ब्लड कैंसर का आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है मेरे भाई कि एक खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा होगा। मतलब एक स्प्रिंग को खींच कर रखे हुए, तो खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा होगा। तो देखिए, अगर कोई वस्तु गति में थे तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन यहाँ पर खींचा हुआ है मतलब इसमें होगा स्थितिज, प्रत्यास्थ स्थितिज होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा खींचे हुए में, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, कहता निम्न में से कौन जो है गैर चुंबकीय पदार्थ है। देखिए, चुंबकीय पदार्थ
में भी बताए थे, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लचुंबकीय, पिछले टेस्ट में भी अच्छे से बताए थे, नोट कर लिए होंगे तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए गैर चुंबकीय पदार्थ कहते किसको हैं, तो वैसे पदार्थ जो या वैसे पदार्थ जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करता हो, वैसे पदार्थ जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे कहते हैं गैर चुंबक। क्या कहते हैं, गैर चुंबक कहते हैं। गैर चुंबक में आपका कौन कौन आएगा, तो एल्यूमिनियम, आपका तांबा आ जाएगा, तांबा की बात करें गैस आ जाएगा, उसके बाद कागज आ जाएगा, प्लास्टिक आदि, ये सभी के सभी जो है गैर चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसको चुंबक आकर्षित नहीं करता, ठीक है। लेकिन और चुंबकीय पदार्थ जिसे लौह चुंबकीय, जिसे चुंबक क्या करता है, आकर्षित कर लेता हो, तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, लोहा तो होगा, निकेल भी होगा, कोबाल्ट भी होगा, तांबा आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये गैर चुंबकीय पदार्थ है। चलिए कहता है समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे घाटी, पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों आदि का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए पानी के नीचे जो भी पनडुब्बियां चलती हैं तो उसके नीचे जो है बहुत सारे विदेशी पनडुब्बी जो है दूसरे देशों का है, जो हमला करने के लिए भी पानी के नीचे पनडुब्बी वगैरह जो चलता है, उससे बचने के लिए सामने जा रहे हैं, आगे पहाड़ी है क्या घाटी है या बड़े बड़े बर्फ का चट्टान है, इसको पता लगाने के लिए समुद्र में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसको लगाने के लिए जो किसका करते हैं, सोनार का करते हैं। किसको करते हैं, सोनार का करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। और इसमें जो है उच्च ध्वनि जो प्रयोग किया जाता है वह उच्च ध्वनि तरंग होते हैं, उच्च ध्वनि अल्ट्रासोनिक तरंग होते हैं। तो कहता है कि सोनार का प्रयोग किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोनार का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ठीक है। तो किसका प्रयोग करेंगे, सोनार का प्रयोग करेंगे। और इसमें जो प्रयोग होता है वह उच्च ध्वनि होता है, ठीक है। अपसरप ध्वनि, तो अपसरप ध्वनि वैसे ध्वनि जिसका मान 20 हर्ट्ज से कम होता है या 20 हर्ट्ज तक के ध्वनि को अपसरप ध्वनि कहते हैं, इसे हम नहीं सुन सकते हैं। श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसे हम लोग सुन सकते हैं मेरे भाई। और प्राश्रव्य ध्वनि जिस ध्वनि का मान 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो उसे कहते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोनार का प्रयोग करते हैं पनडुब्बियों में। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। चलो फटाफट आंसर बताया, ये तो क्या होगा देखिए बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो नोट कीजिएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। कुतुब मीनार का नींव रखा, कुतुब मीनार क्या किया, नींव किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को नोट कीजिएगा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा कुतुबुद्दीन की मृत्यु चौगान खिलजिश में 1210 ईस्वी में हो जाता है। बात करते हैं इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो नींव किया गया था कुतुब मीनार, उसको यह कार्य को पूरा करता है। 40 दल सरदार का गठन करता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने अपने शासनकाल के दौरान सिक्कों का मानवीकरण कराया। क्या कराया, मानवीकरण करवाया, ठीक है, मानवीकरण करवाया। बात करते हैं रजिया सुल्तान के। तो रजिया सुल्तान जो है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनने वाली थी। कौन बनने वाली महिला बनी, कौन, रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान जो है दुनिया से शादी करता है और 1240 में कैथल के 5 डाकुओं द्वारा जो है पति पत्नी दोनों को हत्या कर दिया जाता है। बात करते हैं बलबन का। तो बलबन जो है इल्तुतमिश द्वारा शुरू जो चालीसा जो दल था उसको वह समाप्त कर देता है। इसने अपने विरुद्ध के प्रति लौ एक रक्त की नीति जो है अपनाता है और सिजदा और पैबस प्रथा की शुरुआत करता है। कौन, बलबन।
तो क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कहता है कि कानपुर विद्रोह जो 1857 को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, हीरोज यहाँ जो झांसी में थी, वो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी और ग्वालियर, इसका नेतृत्व किसने कर रही थी, झांसी कर रही थी, लक्ष्मीबाई कर रही थी झांसी और ग्वालियर में। और इसको दबाने वाला जो अधिकारी थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। कौन थे, अंग्रेज थे। ठीक है, बात करें लखनऊ में, कहा लखनऊ में, तो लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल था। बेगम हजरत महल। और दबाने वाला अधिकारी कौन था, हैवलक था। कानपुर विद्रोह में, कानपुर में कौन थे, नाना साहब और तात्या टोपे थे। दबाने वाला कौन था, कैंपबेल था। कानपुर में जगह कैंपबेल। निकोलसन हडसन। दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह और बख्त खां। बहादुर शाह द्वितीय और कौन था, बख्त खां था। ठीक है, बहादुर शाह और बख्त खां था दिल्ली में। और दबाने वाला जो था कौन था, निकोलसन एंड हडसन था। कौन था, निकोलसन एंड हडसन था। तो सारे पॉइंट मेरे भाई नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, कहता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकड़ापरा कहाँ स्थित है। देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें, तमिलनाडु में 2 गो है। तमिलनाडु में 2 गो है, पढ़ा लिखिएगा, कल्पक्कम और कुंडलकुलम। कल्पक्कम और कुंडलकुलम कहाँ है, दोनों के दोनों कहाँ है, तमिलनाडु में है। बात कर रहे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कौन हो जाएगा, कैगा हो जाएगा। बात करें राजस्थान में, राजस्थान में क्या हो जाएगा, रावत भाटा। ठीक है, अगर बात करें नरोरा, तो लिखिए नरोरा जो है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बात करें ककड़ापरा, तो आपका हो गया का गुजरात में। कहाँ हो गया, गुजरात में हो गया। ठीक है, ये सारे परमाणु संयंत्र जो है सारे नोट कर लीजिए। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र ककड़ापरा कहाँ है मेरे भाई, तो आपका आंसर क्या होगा, गुजरात में हो गया। सारे लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, बताइए। तो फटाफट इसका आंसर क्या होगा। कहता है बारूद किसका मिश्रण होता है। देखिए, बात करते हैं बारूद का। तो बारूद का जो आविष्कार था, जो बारूद का आविष्कार किया, वह रोजर बेकन नामक वैज्ञानिक ने, व्यक्ति ने बारूद का आविष्कार किया। यह जो बारूद का आविष्कार किया, यह समान प्रकार का विस्फोट था। क्या था, समान प्रकार का विस्फोट था। लेकिन नोट कीजिए, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक विस्फोटक कौन होता है, तो सबसे अधिक विस्फोटक की बात करें तो होता है RDX। क्या होता है, RDX होता है। सुनते होंगे समाचार न्यूज में कि फन्ना जगह इतना RDX जो है विस्फोटक RDX बराबर हुआ। तो सबसे विस्फोटक अधिक जो है RDX है। RDX को नोट कीजिएगा, इसे प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। बात करते हैं TNT का। ठीक है, ये भी जो है क्या है, विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन होता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। यह भी एक विस्फोटक पदार्थ है। लेकिन सबसे अधिक विस्फोटक की बात करें तो वह जगह RDX, इसे प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि बारूद किसका किसका मिश्रण होता है। तो बारूद जो है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, सल्फर, चारकोल रहता है, सल्फर रहता है, चारकोल रहता है, और क्या रहता है, नाइटर यानी TNT। आंसर क्या हो जाएगा, नाइटर, सल्फर और चारकोल। आंसर हो जाएगा A नंबर। नाइटर रहता है, सल्फर रहता है और चारकोल रहता है। ठीक है, चलिए। कहता है 11 में निम्न में से किस धातु का तार सरलता से किया जा सकता है। देखिए,
तार खींचने का मतलब कि वैसे धातु जिसमें तन्यता का गुण काफी अधिक हो, तन्यता का गुण हो तो उसे जो है आसानी से तार खींचे जा सकते हैं, और जिसमें आघात वर्धनीयता के गुण अधिक हो तो क्या करेंगे, आघात वर्धनीयता का गुण हो तो क्या करेंगे कि हथौड़ी से इस पर जो है प्रहार करेंगे और पीट पीट कर जो है इसका पत्थर बना देंगे, यह कहलाता है आघात वर्धनीयता। तो बात करें कि सबसे अधिक तन्यता किसका होता है, तो सबसे ज्यादा जो होता है सोना का होता है, उसके बाद प्लेटिनम का होता है, उसके बाद चांदी का होता है, उसके बाद किसका होता है, उसके बाद आ जाएगा आपका तांबा का होता है, कॉपर का होता है, उसके बाद आ जाइए तो किसका हो जाएगा, लोहा का हो जाएगा। ठीक है, तो यह होता है उसका क्रम। तो सबसे अधिक जो है तन धातु लोहा का है, देखते हैं उसके मतलब एकदम जो है नाक कान में एकदम पतला पतला जो है बना देता है पीट पाट के जो है। उसके बाद प्लेटिनियम का होता है, उसके बाद सोना चांदी का भी होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कॉपर का, उसके बाद होता है लेड का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका तांबा हो जाएगा। तांबा का जनरली उपयोग जो है विद्युत उपकरणों में, घरों में वायरिंग वगैरह करने के लिए जो है तांबा वायर का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए पुस्तक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा, कहता है कि लॉकडाउन लिसिंग लिविंग एंड द अदर स्टोरेज, पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर बताइए तो फटाफट क्या होगा इसका आंसर मेरे भाई। चलिए हो गया। चलिए देखिए कहता है पुस्तक लॉकडाउन लिसिंग लिविंग एंड द अदर स्टोरी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कौन आपका, इसका आंसर हो जाएगा शोभा डे। बात करें मेधा पाठ मजुमदार का, तो ए बर्निंग क्या है, ए बर्निंग इसका पुस्तक के लेखक है। नीता राय का लिखेगा अमेजिंग अयोध्या, क्या है, अमेजिंग अयोध्या के लेखक नीता राय है। और ये बर्निंग के लेखक कौन है, मजुमदार है। और इसका लेखक आपका कौन हो गया, शोभा डे हो गया। कौन हो गया, शोभा डे हो गया। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अदर लक्का बैग के लेखक जो है जेके रॉलिंग है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कि डीएनए को अंतः पात्र में किसने बनाया मेरे भाई। क्या कहता है, डीएनए को अंतः पात्र में किसने बनाया। ठीक है, तो देखिए एडवर्ड जेनर जो है चिच्चर टीके का खोज किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग जो है डीएनए को जो है अंतः पात्र में बनाया था। ठीक है, चलिए देखिए न्यूमेरिकल, देखिए तो ये जी न्यूमेरिकल है, बनाइए तो क्या होता है। देखिए इसमें त्वरण निकालना है। एक त्वरण वाला फॉर्मूला तो होता है v माइनस यू बटा टी, लेकिन यहाँ आपका ना v दिया हुआ, ना u दिया है, ना t दिया हुआ। एक सूत्र कहता है कि 10 केजी का द्रव्यमान है, द्रव्यमान 10 केजी दिया हुआ, 20 न्यूटन का बल होता है। तो बल बराबर होता है, मतलब F बराबर क्या होता है मेरे भाई, ma। क्या होता है, F बराबर ma, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए यहाँ आपको F भी मालूम है, m भी मालूम है, तो यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो कहता है कि 20 न्यूटन का बल लगता है, तो बल होगी F बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 बराबर m द्रव्यमान कितना हो जाएगा 10, और a का मान तो निकालना है, 10 से कट जाएगा 2 मरतबे, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर करने। चलिए फटाफट इसको उतार लीजिए। कहा था कि 10 केजी का द्रव्यमान, 10 केजी मतलब m दिया हुआ है, और कहता है 20 न्यूटन का जो है बल लगता है, मतलब F दिया हुआ है 20 न्यूटन, और F बराबर ma होता है। बस मान बैठा दीजिए, यहाँ से a का मान जो आसानी से निकल जाएगा। दो मान मालूम है,
3 को में 2 का मान मालूम है तो 1 को तो निकाल ही ना सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बनाइए तो 15 नंबर में 15 नंबर में क्या कहता है, देखिए कार्य निकालना है 10 सेकेंड में जब समय दिया हुआ। कार्य बराबर होता है शक्ति गुणे समय। जब किसी यंत्र का शक्ति दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, यानी उसका पावर कितना है और उसमें समय से गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, कार्य हो जाएगा। यानी W बराबर हो जाएगा P गुणे क्या हो जाएगा T। तो देखिए यहाँ पर मशीन का पावर दिया हुआ है क्या, 20 किलोवाट क्षमता है उसका, ठीक है 20 किलोवाट दिया हुआ है। टी आपका 10 सेकेंड दिया हुआ है। निकालना है वर्क बराबर P गुणे T, बस गुना कर दीजिए 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 किलो जूल। देखिए जब किसी भी मशीन का पावर दिया हुआ हो, ये यंत्र का पावर दिया हुआ है कि इतना किलोवाट है या इतना हॉर्स पावर का है, वह इतना देर में काम 10 सेकंड काम करता है, 20 सेकंड काम करता है, तो कुल कितना कार्य करेगा। तो वहां पर कार्य बराबर क्या होता है, शक्ति गुणे समय, यानी पावर P गुणे T हो जाएगा। ठीक है, पावर दिया था 20 किलोवाट है और समय 10 सेकंड तक करता है तो 200 किलो जूल हो जाएगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर हो जाएगा। चलिए कहता है शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए फटाफट इसका बनाइए तो कि कहता है शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, फटाफट इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। बात करते हैं बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का है वाटर लिली। बांग्लादेश का क्या है, वाटर लिली, ठीक है। उसके बाद कीजिए सफेद लिली, यूके प्लस इटली। यूके प्लस इटली का क्या है, सफेद लिली, क्या है सफेद लिली। वाटर लिली बांग्लादेश का। डेनमार्क का लिखिएगा, समुद्री तट है, ठीक है। अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया का लिखिएगा बैतल, क्या है बैतल, जो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। अगर पूछे फ्रांस का लिखिए, अगर फ्रांस का पूछे तो इसका सोचे लिली होता है। यह बैटल किसका है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। अगर पूछ ले कि तुर्की का क्या होता है तो नोट कीजिएगा, तुर्की का अगर पूछ ले तो चांद तारा, क्या होता है चांद तारा। तुर्की का अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चांद तारा। सारे जो है नोट कर लीजिए मेरे भाई। तो अब कहता है कि शेर किसका राष्ट्रीय चिन्ह है, तो नीदरलैंड का। क्या होता है समुद्री तट किसका है, डेनमार्क। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, वाटर लिली। अगर पूछे यूके और इटली का क्या होता है, सफेद लिली होता है। ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा तब बैटल हो जाएगा, सोझे लिली पूछे तब फ्रांस का हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे तुर्की का क्या है तो चांद तारा, ठीक है। सारे पर नोट कर लीजिए। चलिए कहता है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, तो देखिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, 17 नवंबर को मनाते हैं। ठीक, कब मनाते हैं, 17 नवंबर को मनाते हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं और बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 29 नवंबर को क्या मनाते हैं, विश्व विधि दिवस यानी कानून दिवस। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, 17 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। चलिए सारे पर नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए तो कहता 18 नंबर क्वेश्चन में कि अल नीनो जो जलधारा है किस महासागर की जलधारा है, फटाफट बताइए तो। गर्म जलधारा किस महासागर का, फटाफट बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए बात करें अटलांटिक का क्या हो जाएगा, देखिए हाँ तो कहता है अल नीनो जलधारा जो है, अल नीनो जलधारा है वह किस महासागर की जलधारा है।
किस महासागर की जलधारा है। ठीक है, बात करें तो इसमें हिंद महासागर का कौन हो जाएगा, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जलधारा जो है वह हिंद महासागर की जलधारा है। और कैसी जलधारा है मेरे भाई, गर्म जलधारा। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। अगर आपसे पूछे कि अटलांटिक महासागर कौन सी धारा है तो लिखिए गल्फ स्ट्रीम। इसमें क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा कहाँ का है, अटलांटिक महासागर का है। मोजाम्बिक गर्म जलधारा हिंद महासागर का है। और एलिनो जो है किस महासागर का हो जाएगा, प्रशांत महासागर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्रशांत महासागर का कौन हो जाएगा, एलिनो जो है प्रशांत महासागर का हो जाएगा। और कौन हो जाएगा मेरे भाई, क्यूरेसियो लिखिएगा। और हो जाएगा क्यूरेसियो और अलास्का, यह सभी के सभी गर्म है और कहाँ, प्रशांत महासागर में। सारे पर नोट कर लीजिए। चलिए, कहता है कि अप्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा है। तो देखिए, तो अप्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा है। तो देखिए, कृषि आय कर जो है यह जो है प्रत्यक्ष कर राज्य सरकार लगाता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर जो है कहता है अप्रत्यक्ष कर इनमें से कौन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। यह दोनों केंद्र सरकार का है और यह जो है राज्य सरकार का। तो कहता है इनमें से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिक्षा कर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का आंसर देखिए तो क्या होगा, कब अपनाया गया था जनगण मन को। कहता है कि जनगण मन को कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो देखिए, बात करते हैं जनगण मन को, तो नोट कीजिएगा जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे गाने में 52 सेकेंड, अगर संक्षिप्त में पूछे तो संक्षिप्त में लगता है 20 सेकेंड। कितना लगता है, 20 सेकेंड लगता है। ऐसे पूरा गाने में कितना लगता है, 52 सेकेंड लगता है। नोट कीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम नोट कीजिए, कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया। कब गया, कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम इसे गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। अगर आपसे पूछे रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है अपनी तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से कब प्रकाशित किया, तो 1919 ईस्वी में भाग्य विधाता शीर्षक से जो है तत्वबोधिनी में प्रकाशित हुआ रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा। अगर आपसे पूछेगा, सॉरी 1919 नहीं 1912 में प्रकाशित हुआ था। कब, 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से जो है जनगण मन को प्रकाशित किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछे कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इंग्लिश में अनुवाद कब किया गया, तो 1919 ईस्वी में। नोट कीजिएगा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसे जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था कि जनगण को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 26 जनवरी 1950 को आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये नहीं होगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा द्वारा इसे क्या किया गया, अपना लिया गया। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका क्या हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। 1912 में जो है 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से जो है इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और 24 उसके बाद गाने में 52 सेकंड लगता है, संक्षिप्त में 20 सेकंड लगता है। ठीक है, ठीक है, ये सारे पॉइंट था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में जो मेरा जनगण मन है उसे संगीतबद्ध धुन किसने दिया था, तो लिखिएगा वह था राम सिंह ठाकुर। कौन था, अभी जो वर्तमान में जनगण मन का जो धुन है
यह धुन को संगीतबद्ध किसने किया था? सर्वप्रथम करने का श्रेय तो राम सिंह ठाकुर को जाता है। किसको जाता है मेरे भाई? राम सिंह ठाकुर को जाता है। यह कैप्टन राम सिंह ठाकुर थे एनआईए के, ठीक है। तो पूछेगा कि संगीतबद्ध किसने किया था? राम सिंह ठाकुर का प्रथम श्रेय जाता है। यह सारे पॉइंट मेरे अच्छे से नोट कर लीजिए। और यह था आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट फुल डिस्कशन था मेरे भाई। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है सारे के सारे, इस जितने बताया है सारे के सारे बहुत इंपोर्टेंट, सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।